मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था। जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा, एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है, और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे, और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजिमों को भेजता, जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख ना पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अब्बू जान, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा?
तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी यकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हो गए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कब्ल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बू जान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमों, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमों, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए। इरफान और मकबूल दो दोस्त थे। मकबूल की चिकन बेचने की दुकान थी और इरफान फिलहाल के लिए बेरोजगार था। क्या हुआ दोस्त, आज भी कोई नौकरी नहीं मिली? अब क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। इतनी तालीम का क्या फायदा जब एक नौकरी भी नहीं मिल रही। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं।
अब तो मुझ पे रुखसाना की भी जिम्मेदारी है। तुझे इतनी जल्दी निकाह नहीं करना चाहिए था मेरे दोस्त, लेकिन अब जब तूने निकाह कर ही लिया है तो काम बढ़ाना और ढूंढना ही होगा। तुम तो जानते ही हो कि कैसे हालात में मेरा निकाह हुआ है। अगर निकाह नहीं करता तो रुखसाना के अब्बा उसका निकाह कहीं और कर देते, लेकिन अब निकाह के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे इरफान, तू शौरमा बनाना जानता है ना? हाँ हाँ, तो शौरमा की दुकान क्यों नहीं खोलता? दुकान खोलने के लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना, वो कहां से लाऊंगा? मैं हूं ना, मैं तुझे कर्ज दे दूंगा, तेरा धंधा चल पड़ेगा तो लौटा देना। हाँ वो भी है। इरफान खुश होकर अपने घर गया और रुखसाना को ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का शुक्र है, आपको कोई रास्ता तो मिला। अब जल्दी ही मेरी शौरमा की दुकान लगेगी, उम्मीद है अच्छी कमाई होगी और हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे। होंगे ही, मैं दुआ करूंगी। मकबूल से पैसे कर्ज में लेकर इरफान ने शोरमे की मशीन खरीद ली। वो मकबूल से ही चिकन लेने लगा और उसकी शौरमे की दुकान शुरू हो गई। अरे भाईजान, एक शौरमा देना। हाँ हाँ, अभी लो। धीरे धीरे इरफान के शौरमे की दुकान पे कस्टमर्स की भीड़ लगने लगी। जायका तो बेहतरीन है भाई। होगा ही, सारे मसाले मैं घर पे ही बनाता हूँ। वाह बढ़िया, मजा आ गया भाई खाकर। इरफान खुश था कि उसके शौरमे लोगों को पसंद आ रहे थे। उसके ग्राहक बड़े मजे से शौरमा खाने आते थे। एक दिन घर पे बैठकर वो हफ्ते की कमाई गिन रहा था। 4,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। इसमें से 2,000 रुपए हमारे घर के खर्च के लिए और सामान के लिए रखता हूँ और 2,000 रुपए मकबूल भाई का कर्ज लौटा देता हूँ। हाँ हाँ, यही बेहतर होगा। ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही मकबूल भाई का सारा कर्ज चुकता हो जाएगा। बिल्कुल। उस दिन इरफान ने मकबूल को कर्ज की पहली किश्त लौटा दी। लगता है तेरा धंधा बहुत अच्छे से चल पड़ा है इरफान। हाँ भाई, दुआ करो ऐसे ही चलता रहे। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, तू ऐसे ही मेहनत कर। हाँ भाई करूँगा। इरफान रोज शाम को अपने शौरमे की दुकान लगाता और उसके आते ही ग्राहकों की कतार लग जाया करती थी। एक शौरमा देना। मुझे भी 2 गार्लिक शौरमा पार्सल। मुझे भी एक शौरमा। जी अभी देता हूँ। दुकान खोलने से बंद होने तक इरफान के हाथ चलते ही रहते थे। कस्टमर्स आते ही रहते थे। हर रोज रात को 10 बजे इरफान दुकान बंद करता था और अपनी कमाई देखकर वो बेहद खुश होता। जुबैर रोज इरफान की दुकान पर भीड़ देखा करता था। शौरमे के कारोबार में बहुत मुनाफा है, मुझे भी शौरमा का कारोबार करना चाहिए। इरफान तो 80 रुपए में शौरमा बेचता है, मुझे इससे कम कीमत में बेचनी होगी, तभी लोग मेरा शौरमा खाएंगे। जुबैर हिसाब लगाने लगा कि वो कैसे शौरमे की कीमत घटा सकता है। मुझे सस्ता चिकन ढूंढना होगा। और सस्ते चिकन की तलाश में जुबैर कई चिकन की दुकानों पर गया। सभी जगह उसे वही रेट मिल रहा था। आखिर वो अकरम की दुकान में गया। अकरम बेईमान किस्म का शख्स था। अरे भाईजान, मुझे चिकन रोज 10 किलो चाहिए, लेकिन कीमत वाजिब नहीं लग रहा। फिर तो एक ही रास्ता है। वो क्या? तो मरी हुई मुर्गियाँ खरीद ले। मरी हुई मुर्गियाँ तुझे 50 रुपए किलो मिलेंगी। लेकिन मरी हुई मुर्गियों से कोई नुकसान तो नहीं? अरे नहीं नहीं, होटलों में मरी हुई मुर्गियाँ ही तो जाती हैं। किसी का बात नहीं समझ सकता कि जो मुर्गी वो वहाँ खा रहा है वो जिंदा काटी गई थी या मरी हुई। लेकिन इससे सेहत पर कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? अरे भाईजान, कुछ नहीं होता। वैसे भी जब हम लोग मुर्गियों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं तो रास्ते में कुछ मुर्गियाँ दबकर मर ही जाती हैं। इन्हें खाने में कोई नुकसान थोड़ी ना है। ठीक है, तो हम सौदा पक्का करते हैं। तुम रोज मुझे 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चिकन देना। पक्का। जुबैर ने शौरमा बनाने की मशीन खरीद ली और फिर इरफान के शौरमे की दुकान के बगल में ही उसने अपनी दुकान खोल ली।
जुबैर ने बड़ी सी तख्ती पर रेट लिखवा दिया। जुबैर 50 रुपए में शौरमा बेच रहा था। अब जब लोग वहां पहुंचे तो काफी लोग जुबैर का कम रेट देखकर उसकी दुकान की ओर मुड़ गए। लेकिन अब भी कुछ ऐसे ग्राहक थे जो इरफान की दुकान में ही शौरमा खाने आते थे। भाई, तुम्हारे शौरमे जैसा जायका नहीं है वहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। उसे 50 रुपए के शौरमा में फायदा हो रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। वो भी है, लेकिन जो हमेशा खाते हैं वो तुम्हारे पास ही लौटेंगे भाई, फिक्र मत करो। हाँ, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है। उस रोज इरफान मकबूल भाई से मिला। क्या हुआ इरफान, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताऊं भाई, जुबैर ने शौरमा की दुकान खोली है और वो शौरमा 50 रुपए के बेच रहा है। इतना सस्ता कैसे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। जरूर वो कोई गोलमाल कर रहा है, हमें पता लगाना चाहिए, लेकिन कैसे? चलो मेरे साथ। उस दिन इरफान और मकबूल ने जुबैर का पीछा किया। उन्होंने देखा कि जुबैर अकरम चिकन वाले की दुकान में गया। अब समझा क्या? ये अकरम एक नंबर का बेईमान है। ये जरूर जुबैर को मरी हुई मुर्गियों का गोश्त सस्ते में बेच रहा है, लेकिन ये तो वाजिब नहीं है। लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। अब हमें क्या करना चाहिए? दोनों सोचने लगे कि वो जुबैर और अकरम को कैसे रोक सकते हैं। तभी मकबूल को याद आया कि उनके इलाके में एक फूड इंस्पेक्शन का दफ्तर है, जहां फूड की शिकायतें की जाती है। हमें फूड इंस्पेक्शन ऑफिस में जाकर कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है। इरफान और मकबूल फूड ऑफिसर के पास गए और वहां उन्होंने बड़े ऑफिसर को जुबैर की बेईमानी की कंप्लेंट की। हमें उस शौरमे की जांच करनी होगी। फूड ऑफिसर जुबैर की शौरमे की दुकान पर पहुंचे और वहां रखे चिकन और रोटियों की जांच करने लगे। अरे जनाब, कुछ सेटलमेंट करते हैं। दो लोगों की जान के साथ खेल रहा है और हमें रिश्वत देने की बात कर रहा है। ऑफिसर ने सैंपल लिया और जांच की। सर, यह चिकन खाने के लायक नहीं है। इसे खाने से सेहत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस ने जुबैर को गिरफ्तार कर लिया और फिर अकरम को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी को जुबैर की बेईमानी के बारे में इल्म हो गया और एक बार फिर ईमानदार इरफान की दुकान पर कस्टमर्स लौट आए। इरफान की मुश्किल हल हो गई और लालची शौरमे वाले जुबैर को उसके किए की सजा मिल गई। हमेशा याद रखिए, हर वो चीज जो सस्ती हो वो अच्छी नहीं होती। लखनपुर नाम के कस्बे में सुषमा अपने बच्चे और शौहर राम दुलारे के साथ रहती थी। सुषमा का शौहर अपाहिज था, इस वजह से सुषमा ही घर की देखभाल किया करती थी। इसलिए सुषमा घर चलाने के लिए अपने भतीजे करण के साथ जलेबी की दुकान चलाया करती थी। करण झगड़ालू और बेईमान किस्म का इंसान था। हमेशा लोगों से झगड़ा और हमेशा गुस्से में रहता था। उसे अपने मामा की सारी जमीन और जायदाद हड़पनी थी। बेटा करण, जाकर दुकान खोल दो, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हूँ। मैं कोई काम नहीं करने वाला। आप मामी होकर मुझसे काम करवाती हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कहा ना, बस इतना ही कहा कि दुकान खोल दो। करण वहाँ से गुस्से में दुकान खोलने चला जाता है। भाईजान, मुझे जलेबी के साथ दही भी देना। ये तुम्हारा तीसरी बार है जो तुम मुझसे दही मांग रही हो। जाओ, अब मैं नहीं दूंगा। तो क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? तुम्हारा तो ये रोज का ही काम है। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि वहाँ पर सुषमा आ गई। देखिए चाची जान, ये मुझसे कैसे झगड़ा कर रहा है। यहाँ पर रुकना ही बेकार है। मैं चला, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। करण वहाँ से बहस करके चला जाता है। सुषमा अकेले ही पूरा दिन दुकान चलाती है और शाम को थक हार कर अपने शौहर राम दुलार से सारी बातें बता देती है। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ सुषमा, मैं उससे एक बार बात करके देखूंगा।
जी करिए और जल्दी करिए, दिन पर दिन उसका भविष्य खराब ही होता जा रहा है। राम दुलार करण को आवाज लगाकर बुला ही रहा होता है कि करण आधी रात को अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने चला जाता है। मैंने अपने हिस्से का खाना खा लिया है। मैं अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करने जा रहा हूँ। सुबह तक आऊंगा, वरना कल शाम तक, इसलिए मेरी फिक्र मत करना। देखा आपने, आज भी दुकान मैंने ही खोला और कल भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। दूसरे दिन करण आधी रात को घर आया और अपने मामा राम दुलार के सारे कागजात लेकर अपने नाम करवाने के लिए। मामा जी, ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए, मेरे कॉलेज का रिजल्ट है। अरे बेटा लाओ, मैं उस पर अभी अंगूठा लगा देता हूँ। इतने में ही वहाँ पर सुषमा आ जाती है और उनके हाथ में जमीन के कागजात देख लेती है। रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं करण के कॉलेज के कागज पर अंगूठा लगा रहा हूँ। वो कॉलेज का कागज नहीं, बल्कि हमारे जमीन के कागजात हैं। क्या कहा तुमने? थोड़ा लेट आती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? सुषमा और राम दुलार दोनों ही करण की हरकतों से परेशान होकर उसे घर से निकाल देते हैं और सुषमा अकेले ही जलेबी की दुकान चलाने लगती है। अब से मैं थोड़ी जल्दी ही आकर थोड़ी देर से जाया करूंगी, इससे मेरा ज्यादा मुनाफा होगा। सुषमा दिन रात मेहनत करके अपने जलेबी की दुकान चला रही थी। इस दुकान की तो बैंड बजानी ही पड़ेगी। इसी ने मेरी जमीन मेरे हाथ में आने नहीं दी। अगर ये ना होती तो मैं पूरी दुकान और घर का मालिक होता। एक काम करता हूँ, जलेबी के अंदर फटे हुए दूध का पनीर डाल देता हूँ, पूरी जलेबी तहस नहस हो जाएगी। करण ने साजिश रची। करण ने फटे हुए दूध से बनी पनीर को जलेबी के बड़े से पतीले में डाल दिया। दीदी, मुझे गर्मा गर्म जलेबियाँ दो ना। रुक जाओ, अभी गर्मा गर्म बना कर दे रही हूँ। सुषमा अनजाने में ही वो पनीर मिलाई हुई जलेबी बनाकर दे देती है, जो कि लाल के बजाय पूरी सफेद थी। ये क्या मजाक किया आपने? मैंने आपसे गर्मा गर्म जलेबियाँ मांगी थी और आप मुझे ये मीठा पनीर खिला रही हैं। ये तो बस जलेबी के आकार का है, जलेबी थोड़ी ना है। ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उस औरत को दुकान से दूर जाता देख करण बेहद खुश हुआ। लगता है वो पुलिस को बुलाने जा रही है। अब इन्हें समझ में आएगा कि करण से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तभी वहाँ पर राम दुलार अपने बचपन के दोस्तों के साथ आ गया। अरे सुषमा, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर तुमसे मिलने और हमारे दुकान की जलेबी खाने आए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी, मैंने आपकी जलेबियों के बारे में बड़ा सुना है। जी, मैंने भी। हम पूरे 400 किलोमीटर दूर से रामू से मिलने आए हैं। सुषमा को जलेबी में पनीर डालने वाली बात पता थी, लेकिन मेहमानों की जिद और उत्सुकता की वजह से सुषमा ने उन्हें गर्मा गर्म पनीर की जलेबियां बनाकर दे दी। आपके यहाँ की जलेबी कुछ अलग नजर आ रही है। लगता है आज सुषमा ने नए तरीके से बनाई है। ये दिखने में जरूर सफेद है, लेकिन बहुत मजेदार है। और उनके जलेबी खाने से पहले ही वहाँ करण आ गया। हाँ हाँ, खाओ खाओ। इनकी जलेबी की वजह से कई ग्राहक भाग चुके हैं और अब तो आप सब भी भाग जाएंगे। जी, ये मेरा भांजा है, हमेशा बहकी बहकी बातें करता है। आप सब जलेबी खाइए। जैसे ही राम दुलार के बचपन के दोस्तों ने जलेबी खाई, वो पनीर मिलाई हुई जलेबी वो लोग खाकर दंग रह गए और कहने लगे, वाह भाभी वाह, क्या जलेबी बनाई है। जलेबी कम रसमलाई ज्यादा लग रही है। वाकई ये चीज बहुत शानदार है। आज से आप अपनी दुकान का नाम बदलकर पनीर जलेबी कर दीजिए और देखिए बड़ा फायदा होगा। क्या सच? मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। क्या कहा आपने? ये अच्छा लग रहा है। करण को उन सब की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था और वो अपने ही मिलाए हुए पनीर को जलेबी के रूप में खाने लगा। पनीर जलेबी उसे बहुत पसंद आई। अरे ये तो सच में अच्छी है, लेकिन आप सब उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये पनीर जलेबी मैंने बनाई है। हुआ ये कि इसमें पनीर मैंने ही डाल दिया और देखा आप सब ने मेरा कमाल। सुषमा सारी बातें समझ चुकी थी। तब उसने कहा, तुम चाहते थे कि हमारी जलेबी की दुकान बंद हो जाए और हम रोड पे आ जाएं।
है ना? सुषमा, हमें ये सब बातें मेहमानों के सामने नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही सारे मेहमान चले गए तब करण ने अपने मामा राम दुलार से कहा, मामा जी, आपने तो मुझे कुछ जमीन जायदाद भी नहीं दी। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ये दुकान दे दे और अब तो मैं यहाँ पनीर जलेबी ही बेचूंगा। हमें तुम्हें दुकान देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम दुकान अच्छे से चला पाओगे? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। अगर आपको लगे कि दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो आप ये दुकान ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे। करण दिन रात मेहनत करके अपने पनीर की जलेबी के दुकान में काम करने लगा, लेकिन करण के दोस्त जिनके साथ वो आवारागर्दी किया करता था वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उनमें से एक जिगरी दोस्त उनसे कहने लगा, चल करण, चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मुझे मेरी दुकान संभालनी है। मामा मामी ने भरोसा करके मुझे ये दुकान दी है। करण की बात न मानने पर करण के दोस्तों को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसका धंधा चौपट करने के लिए षड्यंत्र रचता है और एक बाबा के साथ मिलकर उसके दुकान पर काला जादू करा देता है। करण के दुकान पर न होने की वजह से वो उस बाबा का दिया हुआ ताबीज पनीर जलेबी की दुकान में लगा देता है। अब आएगा मजा। जब हम बिगड़े हैं साथ में तो तरक्की उसकी अकेले की क्यों? ये तावीज कैसी? लगता है सुषमा ने यहाँ पर रख दी। मैं इसे अपनी कलाई में बांध लेता हूँ। और जैसे ही राम दुलार ने वो ताबीज अपने कलाई में बांधी, वो उस कुर्सी से उठ खड़े हुए। यानी उस काले जादू की वजह से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और वो फिर से चलने लगे। ये क्या? मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर ठीक हो गए। ये तावीज तो कमाल की है। मालिक, तेरा हजारों बार शुक्र है। वहीं दूर खड़ा करण का दोस्त ये सब कुछ देख रहा था और वो देखकर वो दंग रह गया और उसके बाद वो उस बाबा के पास गया। तब बाबा ने उससे कहा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम जैसे धोखेबाज की मदद मैं बस ऐसे ही करूँगा। 20 साल पहले की बात है। उस दुकान पर एक बेटी ने मेरी भूख मिटाई थी, मुझे जलेबियाँ खिलाकर। इसीलिए मैंने ये मेहरबानी की है। अब जब भी कोई उस दुकान की पनीर जलेबियाँ खाएगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। मुझे माफ करना बाबा, मेरे मन में जलन हो रही थी। और वैसा ही हुआ। उनकी जादुई पनीर जलेबी बहुत अच्छे से चलने लगी। करण के मेहनत की वजह से उसके मामा मामी उससे बेहद खुश थे और सब लोग मिलकर अब खुशी खुशी रहने लगे।